तो खैर ये हुई तमाम सारी जानकारियाँ, राइट। कोई किन्हीं ने पूछा कि सबसे अच्छी एज क्या है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की। सर अलग अलग डिपेंड करता है आप किस तरीके से जानना चाहते हैं। अगर एक कार्यकर्ता के रूप में जानना चाहते हैं तो शुरुआत से पार्टी से थोड़ा बहुत जुड़े रहिए, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। दूसरा एक ऑप्शन होता है आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लें और वहाँ से फिर आप एंट्री मारें, है ना। वो महारत जो है वो फिर नेशनल लेवल की होनी चाहिए। आप वकील हैं तो नेशनल लेवल पे आपका नाम हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नेशनल लेवल पे नाम हो, ठीक है ना। तो या फिर आप मतलब कुल मिलाकर आपका जो काम है उस आधार पर आप आ सकते हो। देवव्रत जी प्रणाम भैया, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें। खैर तो शुरू करें, और जो शुरू करें तो आज का लाइव एक ऐसी न्यूज़ से शुरू होता है जो फेक न्यूज़ है। और वो फेक न्यूज़ सीबीएसई के लेटर हेड को बनाकर उस फेक न्यूज़ को किया गया। ऑब्जर्वर्स के लिए एक लेटर बताया गया कि ये ऑब्जर्वर का लेटर है और जो आंसर शीट हैं ब्लैंक आंसर शीट उनको ऐसे जमा करना है वैसे जमा करना है, दुनिया भर की इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। आपको टीएडी मिलेगा, 250 रुपये मिलेंगे। ये लेटर पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से फेक है ना। 1% भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने खुद आज ट्वीट करके जानकारी दी कि ये लेटर उनके नाम से फेक लेटर बनाया गया। इस लेटर पर कोई भरोसा ना करें। प्रेइंग फॉर सक्सेस ऑफ योर मिशन, गुड हेल्थ सेफ्टी। धन्यवाद भैया। तो पहली न्यूज़ फेक न्यूज़ यूजुअली नहीं होती है। अब आइए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, और उस न्यूज़ पर चलते हैं जो न्यूज़ हमने आपको बहुत पहले बताई थी। एक न्यूज़ हमने आपको बताई थी जो सबसे पहले बताई थी, बाद में पूरे मीडिया ने उस न्यूज़ को लिया, और वो न्यूज़ थी मार्क्स जिहाद वाली, कि किस प्रकार से केरल से और तमाम सारी जगहों से लोग आते हैं, 100% मार्क्स लेकर आते हैं, 100%, ठीक है। तो दिल्ली में जब वो आते हैं एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि कट ऑफ के आधार पर मिलता ना कि भाई आपकी 12वीं में कितने मार्क्स आए थे, तो जब दिल्ली में आते तो उनको एडमिशन मिल जाता। कईयों बार तो ये स्थिति हो गई कि सीट बढ़ानी पड़ी, क्योंकि सभी के 100 थे। तो 20-25 लोगों के 100 है, सीट जो है वो 15 सीट थी, तो बढ़ानी पड़ी, 20 करनी पड़ी, कभी 25 करनी पड़ी। तो शायद आप सबको याद होगा, जिन जिन को याद है वो बता दिया करो कि याद है। उसी कड़ी में अब चोरी पकड़ी गई। केरला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट्स आंसर की इंस्टीड ऑफ पेपर, गवर्नर सीक्स रिपोर्ट। तो साहब ये क्या हुआ, केरल की यूनिवर्सिटी ने पेपर की जगह, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर की डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये कैसे हुआ, हमें अभी तक समझ में नहीं आया। आंसर की आखिर इनके पास आ कहाँ से गई कि आंसर की इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है ना। आंसर की डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सबसे मजे की बात है पूरी यूनिवर्सिटी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक बच्चे ने भी खड़े होकर ये नहीं बताया कि सर ये आंसर की आ गई हमारे पास में, क्वेश्चन पेपर नहीं आया। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि सारा सेटिंग वाला खेल था, सब कुछ क्लियर था कि हमको 100% मार्क्स लाने हैं। तो केरल के जो लोग पढ़कर आ रहे हैं ना, जो अपने आप को बताते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, तो उनकी सच्चाई ये है कि केरल में आंसर कीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है क्वेश्चन पेपर की जगह, ठीक है। और अब इनके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो एक भी व्यक्ति ने, एक भी बच्चे ने खड़े होकर ये नहीं बताया कि सर ये आंसर की आ गई। अब ये चोरी पकड़ी कैसे गई, ये चोरी पकड़ी तब गई जब इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया, यानी मार्क्स के लिए पेपर भेजे गए, और जब वहाँ देखा गया तो सब के सब जो हैं 100% के साथ में थे, तब ये चोरी पकड़ी गई। गवर्नर साहब ने इसमें जो है रिपोर्ट तलब करी है, और हालांकि कुछ ज़्यादा होगा नहीं, वो ये हो जाएगा, हालांकि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। मैं समझता हूँ केरल के एग्ज़ाम केरल के बाहर लिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ लगातार घटनाएं आ रही हैं ये एकदम स्पष्ट है। अब ये चीज़ भी, अब ये पैतरा भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं आएगा, बाकी जगह आ जाएगा जहाँ कट ऑफ अभी भी चल रहा है। दिल्ली ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अलग से एक नया एग्ज़ाम लेंगी, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस एंट्रेंस टेस्ट में जो पास होगा उसको वहाँ एडमिशन मिलेगा। और एक और चीज़ मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के ये एग्ज़ाम दिल्ली में ही लिए जाएं, भले ही लाखों स्टूडेंट आए। इन एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन करके या फिर ऑफलाइन करके उन स्टेट्स में ना दिया जाए जहां बच्चों के 100% आ रहे हैं, यानी केरल तो कम से कम इसका सेंटर नहीं ही दिया जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम सारी चीज़ें,
लगातार चल रही हैं और ये जो चीज़ें आपको आगे भी मिलती रहेंगी, आगे भी आपके सामने आती रहेंगी और हम लगातार आपके सामने ये चीज़ें लेकर आते रहेंगे कि किस प्रकार से 100% मार्क्स आ रहे हैं, किस प्रकार से 100% मार्क्स के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है, किस प्रकार से केरल से ही 100% वाले आ रहे हैं और किस प्रकार से ये जो आंसर की जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहा जा रहा है गलती हो गई, टेक्निकल एरर है। क्वेश्चन पेपर की जगह आप सोचिए आंसर की आपके पास आ जाए, क्या ये टेक्निकल एरर हो सकता है? बांटने वाले को इतना बेहोश है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, वो टीपे जा रहे हैं आंसर की, उन्हें पता नहीं है। कमाल है बिल्कुल ही, है ना। चलिए साहब आइए। नहीं, बिहार बोर्ड सर, बिहार का भी है, बिहार बोर्ड का तो खैर अपन ने देख ही रखा है। तो खैर बेईमान अपनी बेईमानी करते रहेंगे, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर, और जो टैलेंटेड कंपनीज हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और क्या है, भारत सरकार एक हैकाथॉन लेकर आ रही है और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022। अब इसमें क्या है, एन AI/ML बेस्ड सॉल्यूशन दैट जनरेट्स शॉर्ट समरीज ऑफ प्रेस रिलीज। ठीक है, तो यदि 50 से 60 शब्दों का ये समरीज रहेंगी और इसकी पूरी जानकारी आपको sih.gov.in पे मिल जाएगी। तो ये हैकाथॉन हो रहा है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और sih.gov.in पर आप जाकर यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इससे संबंधित। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी पूछा था, कुछ लोगों को मतलब बड़ा थोड़ी सी विचित्र स्थिति हो जाती है कि हम लोग न्यूज़ लेकर आते हैं और न्यूज़ लेकर हम उतने पे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो पिछली बार हमने एक न्यूज़ दिखाई थी, उसमें कुछ लोगों ने फ़ोन किया और हर समय फ्री तो नहीं होते, तो व्यस्त होते, तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया और पूछे साहब हमारे को जॉब वाला मिल नहीं रहा है। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में जवाब देना, है ना। तो खैर हैकाथॉन में आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आपको मिल जाए जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेहरबानी करके मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि हम इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, देश में और क्या क्या चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जो वोट देते हैं वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़रा उसको देख लें। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आते ही स्वतः जल जाएंगी 100% लाइट्स। ट्रेन के रवाना होते ही 70% लाइट्स स्वतः ही बंद हो जाएंगी। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसा संभव हुआ है पश्चिम मध्य रेल की अनूठी पहल से। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाते हुए पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, भोपाल, कटनी, दमोह, रानी कमलापति, बीना, सतना, विदिशा, नरसिंहपुर सहित 20 स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था की है कि ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म की लाइट्स अपने आप जल उठेंगी और ट्रेन के जाने पर आधी से ज्यादा लाइट्स अपने आप बंद हो जाएंगी। यानी इससे ऊर्जा की खपत कम होने के साथ ही लाखों रुपए की बचत भी होगी। पश्चिम मध्य रेल, ऊर्जा दक्ष रेल। तो साहब नया सिस्टम आ गया और नया सिस्टम ये है कि बिजली बचानी है, बिजली हम बचाएंगे। हाँ, तो बिजली बचाने का वाकई में सही तरीका है कि जब ट्रेन आए तब ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, और इसके बाद इतनी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। तो 30% लाइट में अब प्लेटफॉर्म्स उजाला रहेगा, 70% लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। ट्रेन आएगी तब 100% जल जाएंगी, इसके बाद में जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया गया और पश्चिम मध्य रेल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जैसे कहेंगे, उसमें से लागू भी कर दिया गया। ये जानकारी आज रेलवे ने दी। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, यूजुअली ये भारत में ऐसा नहीं होता था। अब भारत में नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये बदलाव तभी हो पा रहा है जब रेलवे के पास पैसा है। ये तमाम सारी चीज़ें तभी लगाई जा पा रही हैं, तमाम सारे इक्विपमेंट्स तब लगाए जा पा रहे हैं जब रेलवे के पास पैसा है और रेलवे काम करता है। ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा आप लोगों के पास से आता है। तो कुछ लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो गया, बुजुर्गों का जो वो है कंसेशन ख़त्म हो गया।
हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि बेहतर सुविधाएं यदि आपको देनी है और यदि आपको बेहतर चीज़ें करनी है, तो या तो सबका बढ़ाया जाए, या फिर जो फ़िलहाल जो ये है कंसेशन इसको, और कंसेशन इसलिए ख़त्म नहीं किया गया कि रेलवे को कमाई करनी, कंसेशन इसलिए ख़त्म किया गया कि बुज़ुर्गों का चलना फ़िलहाल कोविड के काल में डिस्करेज करना है। ये रीज़न है कंसेशन ख़त्म करने का। हमने जो पता किया हमें यही मालूम चला कि फ़िलहाल जो है उसको धीरे धीरे करके डिस्करेज करना है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो ना जाएं, उनको ज़्यादा खतरा है। इस डिस्करेज करने को लेकर, क्योंकि अगर ये कर देंगे, कंसेशन कर देंगे, तो फिर वो गर्मियों की छुट्टियों में इसमें उसमें घर में मिलने जाना है, बच्चों से मिलने जाना है, मन होता ही है, तो उस मन को थोड़ा सा किसी प्रकार से रोका जाए। खैर, तो ये ट्रेन का बदलाव है, ट्रेन में इस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। हमने आपको एक और न्यूज़ दिखाई थी, और वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ थी केंद्रीय विद्यालय के कोटे से संबंधित, कि केंद्रीय विद्यालय में जो एमपीस थे उनका कोटा ख़त्म कर दिया गया, जो मंत्री थे उनका कोटा ख़त्म कर दिया गया, जो आईएएस आईपीएस फलाने ठिकाने सेक्रेटरीज सारे कोटे ख़त्म कर दिए गए। तो जब केंद्रीय विद्यालय में इतने कोटे ख़त्म किए गए, तब क्या पोजीशन बनी? सारे कोटे ख़त्म करने के बाद सारे केवीज भारत के अंदर जो ऑपरेट होते हैं उनमें लगभग 40,000 सीट खाली हो गई। सोचिए, 40,000 सीट्स खाली हो गई। अब ये 40,000 सीट का क्या करें? तो प्रधानमंत्री को 40,000 सीटें मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो करना है, खाली तो छोड़ेंगे नहीं। तो सीट दी जाएगी ज़रूरतमंद को। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मेमोरेंडम आ गया, ठीक है। सीट दी जाएगी ज़रूरतमंदों को। कौन है वो ज़रूरतमंद? वो हैं ज़रूरतमंद जिनके माता पिता कोविड में ख़त्म हो गए, कोविड-19 में जिनके माता पिता ख़त्म हो गए, उनको ये सीट दी जाएंगी, ठीक है। ये 40,000 सीट उन लोगों को दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, 40,000 सीट तो आप दे दोगे, लेकिन माता पिता ख़त्म हो गए, तो वो फीस कहाँ से भरेंगे? तो फीस पीएम केयर्स में से, जो पीएम केयर्स जो है, जो आपका फंड है, जो आपका पैसा, उस पैसे से इन बच्चों की, गरीब बच्चों की, या जो अनाथ बच्चे हो गए, इनकी फ़ीस उससे भरी जाएगी। तो पहली बात तो, जो अब एमपी के पास किसकी पहुंच होती है? आपकी है कि आप लिखवा लोगे लेटर कि हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, करवा लोगे आप? आपका तो होना नहीं है। तो जो रसूखदार लोग थे, बड़े लोग थे, उनका एडमिशन होता था। और यूजुअली जो बड़े लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि कोई किसी और का लेकर आ जाता था और मंत्री जी से, एमपी जी से साइन करा लेता था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कि भाई साहब इसको कर दो, अपना आदमी, बहुत काम का आदमी है। भाई साहब ने कर दिया, पता चला उन्होंने कुछ नोट पानी की जुगाड़ कर ली, 40-50 हज़ार रुपये ले लिए। तो इसमें क्या है, एमपी बदनाम होता था, मंत्री बदनाम होते थे, तो जो पार्टी सत्ता में होती थी, वो जो जीता हुआ कैंडिडेट होता था वो बदनाम होता था। तो वो बदनामी ख़त्म हो गई पूरी तरह से, वो रिश्वतखोरी बंद हो गई पूरी तरह से। और जो एक्चुअली डिज़र्विंग कैंडिडेट है, एक्चुअली जो बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है, जिनके अब माँ बाप नहीं है, उन लोगों को इसमें जो है एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और एडमिशन की फ़ीस जो है और तमाम सारे जो खर्चे हैं वो पीएम केयर से पूरे किए जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है आपको? पीएम केयर्स में आपने जो पैसा दिया था, आपका पैसा वसूल हो रहा? कहीं इधर उधर तो नहीं, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा पीएम केयर्स से? ज़रा ये बता दीजिए। ठीक है, सही काम कर रहा है बुढ़ो, गलत तो नहीं हो रहा? आपका वोट का पैसा वसूल हो रहा है? मोदी सही चल रहा है कि मतलब फिर कोई चाबी वाबी भरनी है? बहुत सारे लोग तो ट्विटर पे ऐसे भी जो कहते हैं हम प्रेशर बनाएंगे तो मोदी सही चलेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा, इसकी ढील मत देना नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाँ, कस के रखो इसको, खाना अच्छा बनाए तो अभी ताना दे दो बहू को, सही चलेगी, सीधी रहेगी। अगर ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। तो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए, एक प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से, पंत प्रधान है आपके देश के, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि देश के पंत प्रधान हैं, ऐसा लगता हमारे परिवार के मुखिया हैं, और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात है और कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री हमें मिले। सौभाग्यशाली हैं हम लोग, कि वरना इस देश ने कैसे कैसे प्रधानमंत्री देखे वो हमने और आपने, हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। विष्णु वर्मा जी, धन्यवाद आपका। दीपक शर्मा जी,
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सैंडी शेफ जी, धन्यवाद प्रज्वल जी, धन्यवाद, और लखन सिंह रावत जी, आपका भी धन्यवाद। अपूर्वा कामदार जी, आपका कल कमेंट छूट गया था, धन्यवाद। किशोर गिरधारी लाल जी, धन्यवाद। कृष्णा जी, अच्छा आपका तो कल हो गया था। तो ये कुल मिला के चीज़ें, मैं समझता हूँ कि आपका वोट वसूल हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो आपके हित के लिए, सबके हित के लिए काम कर रहा है। चलिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका, वो भी एक और नया जुड़ गया ना, सबका सहयोग भी लेंगे अब। खैर, ये सारी बातें छोड़िए, ट्रेन चल रही है, लाइट बंद होगी जलेगी, तेजस चल रही है, सुपर फास्ट, बुलेट, बच्चों को एडमिशन हो रहा है, फ्री में पढ़ेंगे, ये सब छोड़ो। आप तो ये बताओ पेट्रोल की कीमत कब कम होगी, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो पेट्रोल वालों के लिए ये वीडियो। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। नवंबर में एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, ये न्यूज़ उस समय भी हमने आपको दिखाई थी, और हमने तब कहा था राज्यों को भी करना चाहिए। कुछ राज्यों ने किया, कुछ ने नहीं किया, मोदी जी बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। तो साहब, वैट कम करके बेनिफिट पहुंचाइए, और ये कुछ आंकड़े भी हैं आपके सामने, कहाँ कहाँ कितना है, पेट्रोल डीजल क्या क्या रेट है। जहाँ वैट का बेनिफिट नहीं पहुंचाया गया, जहाँ एक्साइज ड्यूटी कम जो करी केंद्र ने, उसका जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंचाया गया, वैट कम नहीं किया गया। बाकी राज्यों ने किया। किस राज्यों ने किया? बीजेपी शासित राज्यों ने कम किया। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है उन्होंने कम नहीं किया। तो ज़रा पहले एक बार ज़रा वो भी देख लें कि बीजेपी रूल्ड और नॉन बीजेपी रूल्ड में जो टैक्स का पैसा है, सरकार जो राज्य सरकार जो पैसा ले रही है वो कितना पैसा ले रही है और वो किस किस आधार पे कैसे ले रही है। तो ये साहब ऑपोजिशन स्टेट्स, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। उत्तराखंड में सरकार के पास जो टैक्स का पैसा जा रहा है 14 रुपये जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 16 रुपये 50 पैसे, गुजरात में 16 रुपये 56 पैसे, हिमाचल में 16 रुपये 60 पैसे, आसाम में 17 रुपये 38 पैसे, कमोवेश मतलब एवरेज माने तो लगभग 16 रुपये जा रहे हैं। इसके विपरीत जो दूसरे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ महाराष्ट्र में 32 रुपये, आंध्र प्रदेश में 31 रुपये, राजस्थान में 29 रुपये, केरल में 27 रुपये, वेस्ट बंगाल में 26 रुपये, यानी लगभग 2 गुना टैक्स वसूल रहे हैं। 2 गुना टैक्स महाराष्ट्र के जो लोग हैं, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, राजस्थान, केरल, वेस्ट बंगाल, इन लोगों को दुगना महंगा पड़ रहा है टैक्स के हिसाब से। अगर देखा जाए तो पेट्रोल, सोचिए आप, 16 और 32 का फ़र्क है साहब, 16 और 32। तो अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पेट्रोल हम कह देंगे केंद्र सरकार के अंडर में है और पेट्रोल महंगा है तो मोदी जिम्मेदार है। तो बड़ी गंदी अलग तरह की राजनीति चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है सबके सामने आनी चाहिए
और क्लैरिटी के साथ सबके एकदम पता होना चाहिए कहाँ पर कितना रेट है और क्या नहीं है, ठीक है ना। इस पूरे ये मोदी जी की मीटिंग थी, इसमें आज एक बड़ी ही मतलब एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर आप सब वायरल भी रही, आप सबको बड़ा गुस्सा आएगा। देखें ज़रा, इधर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इधर बीच में केजरीवाल जी बैठे। और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। और ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने ऐसा पहली बार किया हो, इससे पूर्व में भी ऐसा कर चुके, इससे पूर्व में ये लाइव भी चला चुके हैं एक मीटिंग को। अधिकार नहीं होता इन लाइव चलाने का, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय को अधिकार होता है, वो मीटिंग के होस्ट हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं, बाकियों को अधिकार नहीं होता। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो खैर केजरीवाल जी ने जानबूझकर दोबारा से ऐसा किया, इसलिए किया क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो कम से कम लोग इस बहाने, गाली देने के बहाने, कम से कम कुछ तो मीडिया में है, टीआरपी में रहे। तो ये केजरीवाल का टिपिकल स्टंट था जो फिर कामयाब हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये पूरी दुनिया देखती है और ये पूरी दुनिया ये सोचती होगी भारत के अंदर किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, भारत के अंदर कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें बैठने की, उठने बैठने की तमीज़ नहीं, और ये लोग मुख्यमंत्री बन गए। तो ये भारत के लिए बड़ी विचित्र मतलब एक स्थिति पैदा करती है। नमिता सीधई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दिस इज़ हाउ केजरीवाल जी का जो बिहेवियर है वाकई में बड़ा शर्मनाक था, बड़ा ही शर्मनाक था। केजरीवाल जी की बात हो रही है तो ज़रा केजरीवाल जी की आगे बात हो जाए। पंजाब में देख लें क्या चल रहा है। पंजाब में अभी भी जीती है आम आदमी पार्टी, देखें ज़रा, फ्री बिजली, फ्री ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦਵੇ, ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ 3-4, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰੋਬਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ हल होना चाहिए। तो साहब लोग कह रहे हैं कि बिजली तो दे दीजिए केजरीवाल जी, बिजली का बिल कट करने की बात हुई थी, बिजली कट करने की बात नहीं थी। फिलहाल बिजली कट हो गई है पंजाब में। केजरीवाल जी ने कहा था 24 घंटे बिजली आएगी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली वालों को पिछले ना जाने 10 साल से बोलते आ रहे, टूटी खोलो और पानी आ जाएगा, पीने का पानी। तो टूटी खोलने पे दिल्ली वालों का पीने का पानी नहीं आया। पंजाब वालों को समझना चाहिए था कि स्विच ऑन करने पे आपके लाइट भी नहीं आएगी फ्री वाली 24 घंटे जो आनी है। खैर बहरहाल फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने जो लोग कल तक केजरीवाल जी को पसंद कर रहे थे, अब वो लोग जो है आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं क्योंकि गर्मी में परेशान हो रहे हैं। आइए, किसान बिल वाले भी तो थे ना, किसान जो आकर बैठे थे कि भाई हमको बिल वापस करवाने हैं, उनकी भी सुन लीजिए। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਨੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਅਦਾਨੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਾਨੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਾਨੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो साहब
मंडी में कोई लेने को तैयार नहीं हुआ और प्राइवेट ग्राहक कोई मिला नहीं, तो अडानी को बेचा आखिरकार, और अडानी ने पूरे पैसे दिए, एमएसपी से ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा एमएसपी, भाई कल तक तो इसीलिए विरोध कर रहे थे कि हम तो अडानी को नहीं देंगे, अडानी को नहीं बेचेंगे, अब अडानी को ही बेच रहे हैं। कैसे काम बनेगा ऐसे? थोड़ा सोचिए तो सही, कमाल है। आइए, तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की तमाम लोगों को गुमराह करते हैं और खुद मज़े कर रहे हैं उसी अडानी अंबानी को बेच बेच के। और देखते हैं। और जो आंदोलन चला था उससे एक चीज़ ज़रूर हुई, बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ। भिंडरा वाले जिसको आतंकवादी माना हुआ है भारत सरकार ने, उसके पोस्टर जरूर आ गए बाहर, उसको लोग ले लेके जरूर चलाने लगे। और अब जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी पर इस प्रकार का पोस्टर लगा हुआ है, कोई इस पर कार्रवाई किसी ने करी नहीं। बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी अचंभे की बात है। ये पोस्टर यहाँ लगा हुआ है भिंडरा वाले का और कोई इस पर कार्रवाई नहीं। उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। उन तक पहुँचा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, बेहतर होगा अगर उन्हें ना मालूम हो तो। खैर, कल तक पेट्रोल की बात करने वाले आज पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आज कुछ और बात कर रहे हैं, अनोखी बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। ज़रा उसको देखें क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था, ईज ऑफ ड्राइविंग बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, 7 ग्लोबल ब्रांड्स, 9 फैक्ट्रीज, 649 डीलरशिप्स, 84,000 जॉब्स। कैसे कैलकुलेशन किया 84,000 का, मैं नहीं मालूम। मोदी जी हेट इन इंडिया, मेक इन इंडिया कांट को एग्जिस्ट। अच्छा, ये बात है। वो कह भी रहे थे ना मौलाना साहब खड़े होके, क्या कि अगर ये सब दंगेबाजी यहाँ होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोग चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी वही बता रहे हैं। टाइम टू फोकस ऑन इंडियाज डिवास्टेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इंस्टीट्यूट। तो खैर, इन्होंने ट्वीट किया कौन कौन चला गया। शेवरोले चली गई भारत से, बिल्कुल सही बात है। मैन ट्रक्स चले गए, हार्ले डेविडसन चला गया, फिएट चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, फोर्ड चला गया, डैटसन चला गया। अब ज़रा पहले ज़रा समझ लें, शेवरोले की गाड़ियाँ जो हैं वो उतनी गाड़ियाँ नहीं बेच पा रहा था। मैन ट्रक्स भी इसी चक्कर में गया क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पा रहा था। इनकी भी सर्विस जो है शेवरोले की ख़राब होती है। हार्ले डेविडसन आई थी और हार्ले डेविडसन चली गई। फिएट, यूनाइटेड मोटर्स, ये दोनों जो हैं ये भी चली गई। डैटसन जो है ये निसान का ब्रांड है और ये निसान का ब्रांड, निसान अभी भी है, निसान का ब्रांड चला गया, ठीक है ना। एक डैटसन उसी का एक ब्रांड था। फोर्ड 2021 में फोर्ड भी चला गया। तो खैर, ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम सारी गाड़ियाँ गई, कंपनियाँ गई भारत से। अब इतना दर्द क्यों है इनको? इनको दर्द इसलिए है सर, फोर्स मोटर्स भी है एक, है ना, जिसको पहले टेम्पो बोलते थे, वो फोर्स मोटर्स भी है। तो वो एक साथ वो जो आ गया ना, इतने सारे खुश मत हो जाया करो आप लोग, एकदम से इतने खुश हो जाते हो कि पूछो मत, लोटपोट होने लगते हो। आई हर्ड फोर्ड इज़ कमिंग बैक। हाँ, फोर्ड वापस आने की तैयारी में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लेकर। All these companies have left because of their own strategy changes. They will soon come back with new products. This information is misleading. परमेश्वर बारवे जी, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी इतने परेशान क्यों हैं। अगर ये कंपनियां गई हैं तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी काम कर रही होगी, तो भारतीय कंपनियों को फ़ायदा हो रहा होगा। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले लोग, मेरे मित्रों को गाड़ी लेनी थी, तो हमने कहा चलो तमाम सारे शोरूम देख कर आते हैं। और मैं आपको बड़े ही दावे के साथ बोलता हूं, बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं, यदि आपको गाड़ी लेनी है, आप इतने सारे शोरूम्स पे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ टाटा के शोरूम पे चले जाइए। आप यकीन मानिए, 4 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट होकर 25 लाख रुपए तक की गाड़ी उनके पास में मौजूद है। मतलब आपको जो गाड़ी चाहिए वहाँ मौजूद है। अलग अलग लेवल की इतनी सारी गाड़ियाँ टाटा की, मुझे यकीन नहीं हुआ
कि अगर सच्चाई बोलूँ तो वो टाटा की जो डीलरशिप टाटा ने दी है वो तो अब जगह ही छोटी पड़ने लगी है, गाड़ी रखने को नहीं है उनके पास में। शोरूम के अंदर उनकी कुछ गाड़ियाँ होती, कुछ बाहर पार्किंग में उन्होंने लगा रखी होती है, जो छोटा सा गार्डन सा बनाते हैं बाहर, वहाँ लगा रखी होती है। एल्ट्रोस जैसी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है, उसको तो शोरूम में जगह ही नहीं मिल रही है। हैरियर जैसी गाड़ी ने आके जगह कब्जा ली है। तो इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना रेंज ऑफ गाड़ियाँ इन्होंने, भारत की जो कंपनियाँ इन्होंने बना दी है, टाटा हो या फिर महिंद्रा हो। महिंद्रा ने भी इतनी रेंज बना दी है साहब कि बड़ा मुश्किल है कि आप उससे कॉम्पीट कर पाओ। दूसरा, इनकी जो आफ्टर सेल्स है बहुत तगड़ी। अब देखिए शेवरले क्यों फेल हुई, शेवरले का आप कारण समझिए। शेवरले अपने कारण से, जैसे परमेश्वर जी ने बोला, शेवरले के फेल होने का बहुत बड़ा कारण है। शेवरले की गाड़ियाँ इसलिए पिटनी शुरू हो गई थी क्योंकि शेवरले की जो वेटिंग था वो बड़ा लंबा था, पार्ट खराब हो गया, कंपनी से आएगा, 20 दिन गाड़ी खड़ी है, 15 दिन गाड़ी खड़ी है, पार्टी नहीं आया साहब, तो ऐसी गाड़ियाँ बिकनी फिर बंद हो गई। शेवरले की एक गाड़ी जो सुपर सक्सेसफुल थी, एक छोटे सेगमेंट में स्पार्क थी और बड़े सेगमेंट में जो थी वो टवेरा थी। टवेरा क्योंकि टैक्सी गाड़ी हो गई थी तो टवेरा भी आगे पीछे धीरे से बंद हुई। अब इन सब के बीच में ये अपनी अपनी पॉलिसी थी। जो मैन ट्रक्स आए थे वो भी जो है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से फेल हुए। फोर्ड अपनी पॉलिसी की वजह से ही गया। फोर्ड की जो एक टिपिकल पॉलिसी चलाने का उसका जो था, अपने तरीके से चलाना चाह रहे थे, उसको यहाँ चला नहीं पाए। खैर चलिए साहब, तो ज़रा देख लें भारतीय कंपनियों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये ऑटो इंडस्ट्री खोल रखा हमने, निफ्टी ऑटो। शेयर की प्राइस से आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस किस को फ़ायदा हुआ। टाटा मोटर्स जो हमने बोला, आ जाइए यहाँ, कहाँ था शेयर की प्राइस और कहाँ पहुँच गई। 42.7% का 42.7 का चेंज है टाटा मोटर्स में, ठीक है, ये स्थिति है। तो भाई अगर टाटा मोटर्स अगर कमा रही है, महिंद्रा यदि कमा रही है, भारत की कंपनी यदि कमा रही हो, भारत की कंपनी यदि ग्लोबल बन रही है, तो इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? टाटा को ऐसे पकड़ लेते हैं सर, ये 2014 है, यहाँ शेयर प्राइस देख लीजिए कितनी है, और यहाँ आ जाइए तब कितनी है। ये 2020 का आपको जो नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, ये लॉकडाउन वाला पीरियड है, ठीक है ना। इसके बाद क्या जूम करके उठाए, लोगों ने बोला गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, और ये तब हाल है सर जब 7-7 महीने की वेटिंग है। एक तरफ भारतीय गाड़ियाँ हैं, टाटा है, महिंद्रा है, जिन पे 7 महीने और 8 महीने की वेटिंग चल रही है। दूसरी तरफ वो कंपनियां जो चली गई, तो डेटसन चली गई, निसान अभी भी है, रेनो अभी भी है, ठीक है ना, तमाम सारी गाड़ियां हैं। ये उन्हीं का एक ब्रांड था निसान का, तो निसान के शोरूम्स तो अभी भी चल रहे हैं, निसान की तो बहुत सारी गाड़ियाँ बिक रही हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका। और देखिए एक सीधी सी बात है, भारत में अब 2 चीज़ें देखी जाती है। एक, नंबर 1 कि सेफ्टी कितनी है गाड़ी के अंदर, हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। दूसरे नंबर पर देखी जाती है कि वैल्यू फॉर मनी कितना। अब वो बात खत्म हो गई, लॉयल्टी वाली जो बात है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मारुति ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन मारुति में लोगों को उतने फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो लोग इधर उधर जाते हैं। तो लोगों को टाटा बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रही है, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। तो लोगों ने, जो किसी ज़माने में लोग बोलते थे टाटा क्या कार बनाएगा, ट्रक वाली कंपनी है, तो उसने लोगों को गलत साबित कर दिया। महिंद्रा के लिए भी यही बोला जाता था, बोले महिंद्रा क्या बनाएंगे यार। तो महिंद्रा ने भी गाड़ियाँ बनाकर दिखा दी अलग अलग, ठीक है ना। तो साहब बहुत सारी भारतीय कंपनियां बहुत प्रगति से आगे बढ़ रही है, इसमें इतना दर्द लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सारी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो हमारी कंपनियां अगर अच्छे से उनको कंपटीशन दे रही हैं और अगर वो विथस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं उस कंपटीशन को, तो इसमें किसी और की तो गलती है नहीं, उनकी अपनी गलती है, वो अगर स्टैंड नहीं कर पा रहे। एक ज़माने में जब मार्केट खुला था तब ये कहा गया था भारतीय कंपनियां तो टक्कर ही नहीं ले पाएंगी, और सोचिए आज ये भारतीय कंपनियां हैं जो पूरे विश्व में, भारत में गाड़ियां बना के पूरे विश्व में बेच रही हैं। न सिर्फ बेच रही हैं, जैगुआर जैसी कंपनी ऐसी कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। तो ये दमखम है भारत का, ये बदले हुए भारत की तस्वीर है जो शायद राहुल गांधी जी को दिख नहीं रही है, उनको शायद दिख नहीं पा रही है, तो शायद कोई उनको दिखाए तो अच्छा रहेगा। खैर, तो कुल मिला के इसके पीछे की कहानी ये है बहरहाल। और
राहुल जी को अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा कि भारतीय कंपनियां इतना आगे प्रोग्रेस कर रही, शायद उनको पसंद भी ना आ रहा हो, क्योंकि फिएट चली गई, इटली की थी ना शायद, तो बुरा लगा होगा उनको। तो बाहर की कंपनियां जब वापस चली जाती तो दिक्कत होती है। चलिए साहब आगे देखें, और भी बहुत कुछ हो रहा है। कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ इंडियन मिशन इन लिथुआनिया। तो लिथुआनिया में इंडियन मिशन यानी एम्बेसी खुलेगी। तो भैया अभी तक कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 70 साल से किधर थे? नहीं 70 साल की बात मत करो, 90 के दशक की बात, 90 के बाद की बात कर लेते हो। 90 के बाद से क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? तो खैर फाइनली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, लिथुआनिया में हमारी जो है एम्बेसी खुलेगी। और लिथुआनिया के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे तो यह है कि 11 मार्च 1990 जब सोवियत यूनियन जब बिखरा हुआ था, उससे पहले लिथुआनिया ने अपने आप को रिपब्लिक बना लिया था, अपने आप को अलग घोषित कर लिया था। और तब से जो है लिथुआनिया अलग है। लिथुआनिया की पोजीशन अगर आप देखना चाहें तो ये रहा लिथुआनिया, ये रशिया, बेलारूस, पोलैंड। तो बेलारूस और पोलैंड से दोनों से लगता हुआ, ठीक है, लताविया से लगता हुआ, नॉर्वे और स्वीडन से, ये बाल्टिक कंट्री बोलते हैं इसको, है ना। और स्ट्रैटेजिकली लोकेशन बड़ी अच्छी है। लिथुआनिया में जो है चाइना की एम्बेसी थी, चाइना से अभी इनका झगड़ा हुआ है, तो चाइना ने जो है एम्बेसी अपनी बंद कर दी है। उसके बदले में लिथुआनिया में ने भी अपनी एम्बेसी जो है चाइना में वो बंद कर दी है। तो भारत को मौका मिला तो भारत ने धीरे से जो है अपनी एंट्री मार दी है। तो अच्छी बात है, देर सवेर देर आए दुरुस्त आए, है ना। वीएमएस टाटा नैनो, हाँ नैनो बंद कर दी गई। नैनो बहुत नुकसान हो रहा था टाटा को उसमें, तो उसमें बंद कर दी गई। और लाख टकिया कार कह के आई थी 1 लाख की, तो उनकी मजबूरी हो गई थी, उससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं पा रहे थे उसकी कीमत, ठीक है ना। आइए अब आपको ये तो अब तक दिखाया हमने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रेलवे हो, वहाँ प्रगति चल रही है, कोई और दूसरा डिपार्टमेंट देख लीजिए, वहाँ प्रगति चल रही है, चारों तरफ प्रगति चल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लगातार आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लगातार गलत बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बन रहा है उज्जैन में, ठीक है। और उस महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी, अब क्योंकि कॉरिडोर बन रहा तो साफ़ सफाई तो होगी, तो किसी ने मंदिर के पेड़ के नीचे वो रख दिया, एक पत्थर रख दिया, उस पर जो है रंग रोगन कर दिया, बता दिया भगवान ने, चलो, क्योंकि लोग आते हैं ना, फुटफॉल ज़्यादा होता, तो वहाँ पर भी 1 रुपये 2 रुपये कोई चढ़ा देगा। तो कुछ लोगों का इस प्रकार से धंधा चल रहा था। तो अब क्योंकि महाकाल कॉरिडोर बनना है तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो पुरानी सारी चीज़ों को हटाया जाएगा। जो मंदिर प्राचीन नहीं भी है, जो फालतू के बना रखे हैं लोगों ने, धंधे के हिसाब से पेड़ों के नीचे जो मंदिर बना दिए, अब उनको जेसीबी वाला आएगा, हटाएगा, क्लियरेंस करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जेसीबी से अगर आप जो मूर्ति उठाओगे, तोड़ोगे, भले ही वो कुछ भी है लेकिन भगवान है, सवाल ये उठता है कि इसमें जेसीबी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की है, या फिर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने वो मंदिर वहाँ खोला था, अवैध मंदिर जो खोला था सरकारी जगह पर पेड़ के नीचे। उसको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि उसने ज़िंदगी भर इससे खाया है, या 2-4 साल 5 साल जितना भी खाया है, तो कम से कम भगवान को तो हटा ले कि कल यहाँ से क्लियरेंस होना है, कल यहाँ पर जेसीबी चलेगी, तो छोड़ दिए, पड़े रहने दिए भगवान कि जेसीबी चले। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी नज़र में दोषी कौन है? सरकार दोषी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ से इतने दिनों से अपना धंधा चमका रहा था, पैसे कमा रहा था वहाँ से, कि उसे कम से कम वहाँ से भगवान हटाने चाहिए थे। तो इस तरह की लोगों ने, बड़े लोगों ने कुछ वीडियोस आए कि देखो महाकाल में भी जो है मंदिर टूट रहे हैं, है ना। तो साहब अगर आप इस तरह से अवैध जगहों पर मंदिर रख दोगे तो मंदिर टूटेंगे। बाकी जो वैध है, जो सही है, उनको दोबारा से विस्थापित किया जाता है, ठीक है। आइए आप ज़रा देखें, महाकाल जून में प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। फिलहाल ये महाकाल कॉरिडोर की ये स्थिति, और देखिए, ये देखिए छोटे 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 मंदिर बना रखे हैं ना, यहाँ पर भी बना रखे हैं।
और ये भव्यता के साथ महाकाल कॉरिडोर जब ये खुलेगा तो गजब हो जाएगा भाई, जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा। जून में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त भव्य बना दिया इसको, उम्मीद से परे। तो साहब ये स्थिति है। 2 कमेंट आए। एक कमेंट बोलते हैं, नाम नहीं लिखते अपना, कहते हैं अवैध मज़ार नहीं टूट सकती। तो मंदिर अवैध था, वो अवैध तोड़ दिया क्योंकि बड़ा मंदिर बनाना था। तो अवैध वो जरा सी चिकुल्ली सी मज़ार तोड़ के इतना बड़ा भव्य मज़ार बनानी है क्या? हाँ, मज़ार का कॉरिडोर बनवाना है क्या? दूसरे एक सज्जन थे जो कहते हैं कि सरकार की गलती है। निखिल जी का कहना, सरकार को हटाना चाहिए, सरकार की गलती। सरकार से पूछ के रखा था? कहीं भी मंदिर खोल दोगे, सरकार से पूछ के रखा था क्या? सरकार से पूछ के रखेंगे तो सरकार की गलती है, सरकार से नहीं पूछ के रखेंगे तो सरकार की गलती नहीं है। आप कहीं भी कब्जा थोड़ी कर लोगे कि आपने कहीं भी उठाया हो, कोई मूर्ति रख दी या कोई पत्थर पर रंग लगा कर रख दिया अपनी इनकम के लिए। ये गलत है, ये अपमान है भगवान का, है ना। कायदे से तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर कुछ करना होता है तो उसमें थोड़े बदलाव करने होते हैं। बदलाव के लिए तो आपको बहुत सारे लोगों ने आपको ये भड़काया होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे, कई सारे लोगों ने बोला होगा कि देखो मंदिर टूट रहा है, देखो फलाना हो रहा है, देखो ढिकाना हो रहा है। तो असलियत में क्या हो रहा है? असलियत में एक और कॉरिडोर बन रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर बनेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉरिडोर बनेंगे, बहुत बार ये आएंगे आपको ये झुटलाने, ये झूठ बोलने, ये जो जिन्हें कहना चाहिए कम्युनिस्ट, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, ये हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो आपको सच बताते कि क्योंकि वहाँ पर भव्यता के साथ कॉरिडोर बनना है, इसलिए ये मंदिर हटाए जा रहे हैं। ये अवैध मंदिर जो है, इनको उठाकर मूर्ति नहीं ले गए तो जेसीबी वाला तो सर अपनी जेसीबी चलाएगा, वो इंतज़ार थोड़ी करेगा। जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी घंटों पर आती जेसीबी, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। ठेकेदार अपना नुकसान थोड़ी करेगा। तो जेसीबी से सीधे उठाकर इधर से उधर कर दिया, ठीक है ना। जिन्होंने वहाँ लगाई थी मूर्तियाँ, उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बल्कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुकदमे और होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, उनको जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग भगवान का इस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो खैर, अभी आपको ऐसी और सुनने को और वीडियोस मिलेंगी, तमाम सारे कॉरिडोर्स में से सुनने को वीडियो मिलेंगी, देखने को वीडियो मिलेंगी, सुनने को मिलेगा कि मोदी ने मंदिर तोड़वा दिया, मोदी ने फलान कर दिया, मोदी ने ठिकान कर दिया। आप विचार कर लीजिए, आपको ये कॉरिडोर्स और चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं तोड़वाए, रहने दें, या फिर कॉरिडोर बनवाएं? विचार करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। खैर, आइए, तो ये तो आपके धर्म से संबंधित बात हुई। अब आगे ज़रा देखें, हमने एक खबर और दिखाई थी आपको, जो कर्नाटक में स्कूल में बाइबल लाना होगा का फरमान निकाला था स्कूल वालों ने। बड़े उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, क्या कि भाई कानून संगत जो होगा वो करेंगे, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। हमने अपने लॉयर्स को जो इसमें ये किया है, एंगेज किया है ना।
तो ये चीज़ जो थी, अब उसको लेकर सरकार ने मिनिस्टर बीसी नागेश डिपार्टमेंट टू इशू नोटिस टू स्कूल ओवर बाइबल रो। तो डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस स्कूल को अब जो है नोटिस इशू कर दिया है कि भाई बताइए किस आधार पर आप ये बाइबल लाना कंपलसरी कर रहे थे, किस आधार पर आपने ये किया, जो आप लगातार बार बार इस चीज़ को बाइबल लाने को जो प्रेशराइज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, उसको लेकर नोटिस दिया है। अगर सही जवाब नहीं आएगा तो हो सकता है इनकी मान्यता कैंसिल हो जाए। सरकार के पास ये पूरे राइट्स होते हैं। अगर सेंट्रल से रिलेटेड भी होगा इनका स्कूल, सीबीएसई भी होगा, तो एनओसी स्टेट गवर्नमेंट की लगती है, वो एनओसी स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है। तो ये बुरी तरह फंस जाएंगे। बहरहाल देखते हैं फिलहाल क्या होता है, लेकिन नोटिस तो जारी हो गया। तो आप लोगों ने जो हंगामा मचाया, जो आवाज़ उठाई, उसका नतीजा है ये आपकी ताकत है जिसको आप पहचानते नहीं हो। पहचानो तो जब अच्छी बात है ना, ठीक है। तो पीयूष जी, मैं यहाँ लगातार बोलता हूँ कि टैग करके एक दूसरे को कुछ ना लिखें। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है टैग करके लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना करें, ये निवेदन है। क्योंकि आप लोग जब टैग करते हैं तो हमको भी देखना पड़ता है किसने कहाँ क्या बोल दिया, उसमें समय बर्बाद होता है। और समय बर्बाद ना हो उसके लिए अच्छा है कि ना करें। चलिए, हाँ, अब एक और बात। एक वीडियो आया, बड़ा वायरल वीडियो आया सोहेल चौधरी का। दंगा तो हो गया जहांगीरपुरी में, पत्थर वत्थर फेंक लिए, उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा। बोले अभी कम हुआ, अभी तो बकाया, अभी बहुत करेंगे। और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का वीडियो सामने आने के बाद व्यक्ति पकड़ा गया। क्या हुआ? ये खबरें आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलेंगी, हमारे पास मिलेंगी। पुलिस के अनुसार सोहेल चौधरी नामक आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 153A के तहत मामला दर्ज किया गया। वीडियो वायरल हो रहा था इनका, है ना, जिसमें कथित तौर पर आरोपी को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील टिप्पणी करते देखा जा सकता था। तो इनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया धारा 153A का, और पकड़ लिया गया सोहेल चौधरी को। अब सोहेल चौधरी रहने वाले हैं नूरे इलाही क्षेत्र के, है ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि पुलिस ने जब इनको पकड़ा तब क्या हुआ। दिल्ली मैन एप्रीहेंडेड आफ्टर वायरल वीडियो शोज हिम प्रोमोटिंग रिलीजियस हेट्रेड। पकड़ लिया गया साहब। मालूम चला कि नूरे इलाही में रहते, सोहेल नाम से समझ गए होंगे आप, है ना। और नूरे इलाही इलाके में रहते। आर्म्स भी मिले इनके पास, असला भी मिला, तो इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस भी लगा। और तो और अवैध हथियार भी मिले इनके पास में, ठीक है। अवैध हथियार के अलावा इनके ऊपर पहले से अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस ऑलरेडी चल रहा था, तो रजिस्टर्ड है, हिस्ट्री सीटर है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 2 लोगों को और पकड़ा था, उनको भी देख लें। 2 अरेस्टेड फॉर प्रोमोटिंग कम्युनल डिसहार्मोनी इन दिल्ली, ठीक है। 2 लोग कौन कौन थे उनके नाम भी देख लें। अमन और जीशान, ये 2 लोग, अमन और जीशान, गली में जो है कथित तौर पर बातचीत कर रहे थे, और वहाँ से एक व्यक्ति निकला तो उससे बोला अभी तो कम है, और कम हुआ है, अब इससे ज़्यादा करेंगे। तो इन पर भी धारा 153 और 34 सेक्शन 34 के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। तो सब पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चाहे सोहेल हो, चाहे जीशान हो, और चाहे अमन हो, सभी पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है अमित शाह, क्या कर रहा है अमित शाह, तो वो कट्टा लगा के नहीं आया, घोड़े पे बैठ के डबट 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 डबट, उसको आना चाहिए था और 2 फायर ठोकने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं किया। उसके बदले ये काम कर लिया। इस तरह से काम हो रहा है, तो ठीक है। क्लियर है?
चलिए आते हैं। अब ये जो तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं रोज, दर्द बहुत है लोगों को। तो यहाँ के लोग जो हैं, यूएस पैनल कॉल्स ऑन बाइडन टू सैंक्शन इंडिया ओवर स्लाइडिंग रिलीजियस फ्रीडम अंडर मोदी। तो मोदी के शासनकाल में रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो रही है भैया। यूएस का कोई पैनल है, भगवान जाने काय का पैनल है। तो इस पैनल ने बोला, साहब बाइडन को बोला कि भैया भारत में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भारत पर प्रतिबंध लगा दो। अरे भैया रशिया से इतना तेल खरीद लिया तब तो प्रतिबंध लगा नहीं पाया, इस पर क्या प्रतिबंध लगाएगा? इस पर क्या प्रतिबंध लगाएगा यूएस? खैर, तो जिन्होंने बोला है उनको शायद न्यूज़ नहीं दिखी होगी, तो न्यूज़ देखें। लखनऊ, मैन अरेस्टेड इन सरोजनी नगर फॉर अननेचुरल सेक्स विथ काऊ। वो कह रहे थे कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इसको रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं क्या? कमाल है। किसको पकड़ा गया? दिल्ली के माजिद को। गाय के साथ में अननेचुरल सेक्स करते पकड़े गए साहब। अब इस बारे में कोई बोल नहीं रहा। यूएस में इसको भी बताओ भैया जाके, इसको क्यों नहीं बताते हो? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे, इसकी बताने की हिम्मत ही नहीं है। 22 वर्षीय महिला के साथ चांद कुरैशी ने दुष्कर्म किया, अब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा। क्या हुआ? कब्रिस्तान में विवाहिता से पहले दुष्कर्म, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इनको बुला लिया था कब्रिस्तान आ जाओ, और जो है झाड़ फूक कर देंगे। चली गई मैडम। अब इसके बाद में रेप हो गया इनका, और कह रहा है मुसलमान बनो। अब न्याय मांगती घूम रही हैं। तो भाई ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? वरना तो बड़ी ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो एक जगह जो है धमकी मिलती है, धमकी मिलने के बाद में जो है गाय के साथ में आपको मिलता है। गाय के साथ ही नहीं, महिला के साथ में भी ये घटना मिलती है। महिला के साथ तो खैर एक अलग ही चीज़ है। बहुसंख्यक होने की स्थिति देखिए। मुस्लिम बहुल किशनगंज में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश। जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, तो साहब शुक्रवार को, जुमे को छुट्टी दे दी। बाकायदा सरकारी फरमान निकालकर। कमाल है भाई। तो ये है। तो भाई जो जिला जो है उनका बाहुल हो जाएगा, उसमें इसी प्रकार की चीज़ें होंगी, है ना? कमाल है। चलिए और आगे देखते हैं। उत्तराखंड, जंगलों में सैकड़ों दरगाह कैसे बन गई? जब कोविड चल रहा, तमाम चीज़ चल रही, तब हमने आपको दिखाया था लगातार जो है दरगाहें बन रही थी। अब उत्तराखंड के जंगलों में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में सोचिए, जहाँ मुस्लिम थे ही नहीं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में, जंगलों में सैकड़ों की तादाद में, कोई से शरीफ, कोई से फलाने, कोई से ढिकाने, इनकी दरगाहें बन गई हैं। कमाल है। ना? तो ये चीज़ है। खैर, अब ये तो हुई इनकी कब्ज़े करने वाली बात, लेकिन एक ऑडियो आया, और ऑडियो जो है विनोद बंसल जी ने, एसएचओ साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ज़रा उस ऑडियो को आप लोग भी सुनिए कि क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनना बहुत ज़रूरी है। हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? है कि
लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या हो गया आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। नहीं जो है बता यार, अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। तो मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आप आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम कर लेना, 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सस्ताई नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है तो साहब हो रहा है, तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। तो कुल मिलाकर अनुमति को लेकर थाना सिविल लाइंस का मैटर है। थाना सिविल लाइंस के SHO साहब कहते मिश्रित आबादी है, इसलिए रमज़ान में जो है आप माता का जागरण नहीं कर सकते। रमज़ान अभी तो इस देश की हालत इतनी बुरी नहीं हुई कि रमज़ान में मतलब माता का जागरण ही बंद हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का हाल है, बताइए। मेरठ, कमाल है, शाम तक मेरठ पुलिस का कोई जवाब नहीं आया इस ट्वीट के बाद में, कोई जवाब नहीं, चुप करके बैठ गए, बोल नहीं पा रहे बेचारे, किस मुंह से बोलें। शांति दूत को बच्चा चाहिए, चाहे वो इंसान से पैदा हो या फिर ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है? अभिजीत जी कहते हैं अच्छा जी, खैर। तो ये स्थिति है, तो ये हमारे देश के अंदर स्थिति है, अपनी खुद की स्थिति है, किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं। कह रहे जो व्यक्ति वो भी हिंदू ही हैं, कहते कि भाई अभी तो नहीं हो पाएगा, रमज़ान के बाद होगा, रमज़ान के महीने में नहीं हो पाएगा, बाद में करा देंगे। कमाल है साहब। तो यहाँ तक तो आपने देखा। अब आइए, शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार साहब हनुमान जी को गाली देना, जरा ये भी सुन लीजिए इनकी। 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाने को ना, जल्दी निकालो पुलिस वालों को, निकाल बाहर हटा दिया। बुखारे खिलाल को पहले पूरी खाते हैं तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी हनुमान चौधरी तुम्हारी माँ को खाले, देखो बच्चों हनुमान चौधरी तुम्हारी माँ को खाले, देखो बच्चों हनुमान चौधरी तुम्हारी माँ को खाले, देखो बच्चों हनुमान चौधरी तुम्हारी माँ को खाले, देखो बच्चों। तो ये स्थिति है साहब। अब भगवानों को भी गाली दी जा रही है, हनुमान भगवान को गाली दी जा रही है, सामने सामने दी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, वीडियो आ गया, वायरल है, कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस, सुम में एकदम सो गई है। कमाल है, क्या बोले। तो चलिए साहब और देख लेते जरा। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, दिल्ली के सदर बाजार में झगड़ा हुआ सन्नी का, जिहादियों ने मिलकर खौलते हुए चर्बी के तेल में डाल दिया। चर्बी खौल रही थी वहाँ पर, उसमें इनको उस जो कढ़ाया उसमें इनको गिरा दिया। गंभीर रूप से जो है घायल हो गए, काफ़ी जल गए हैं। और दोस्ती वाली बात हो रही थी, तो खैर क्या बोला जाए। देखें जरा, अपने घर के साइड ईदगाह से जाके वहाँ पे अवैध मीट का काम होता है, तो थोड़ी दूर बाद ही वहाँ पे झगड़ा होता है। तो वहाँ अपने घर के साइड ईदगाह से जाके वहाँ पे अवैध मीट का काम होता है, तो थोड़ी दूर बाद ही वहाँ पे झगड़ा होता है। तो वहाँ पे भीड़ लगी होती है, तो उसमें मेरा भतीजा भी खड़ा हो जाता है। वो देखने लगता है कि वहाँ झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इतना तेज हो जाता है तो वहाँ पे भागदौड़ मच जाती है। तो कुछ मोमडन लड़के उसको अंदर लेके चले गए, उसके हाथ उंगलियां तोड़ दी, उसको काफ़ी मारा, और एक चर्बी का जो बहुत बड़ा कढ़ाया बोलते हैं उसको, उसके अंदर उसको डाल दिया गया। मेरे भतीजा काफ़ी जल चुका है और वो राम मनोहर लोहिया के अंदर एडमिट है और वो होश आवास में नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा।
लेकिन पुलिस वालों का क्या कहना है, क्या FIR हो गई है इसमें आप लोगों की? FIR तो हुई है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर ने उनको फ़ोन किया था, तब ये पहुँचे थे, तो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने लड़के का पूछा था कि भाई क्या हुआ। पहली बात तो मेरा भतीजा होश में था ही नहीं, तो एक पुलिस वाले उसको व्यक्ति बोलते हैं कि भाई पता क्या हुआ था, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो पुलिस वाला उसको कहता है कि तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बताओ कितने लड़के थे, उनकी उम्र क्या थी, क्या एक बच्चा जलता हुआ बच्चा क्या ये बताएगा कि उसकी उम्र कितनी है, वो कितना बड़ा है? ये हमारे दिल से पूछिए कि हमारा बच्चा किस तरीके से बेड पे पड़ा है। प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी हेल्प की जाए, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सुबह से अस्पताल थाने में धक्के ही खा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। नहीं, पुलिस का कहना है कि वो अपना आप गिरा है कढ़ाई में, ये क्या कहा जा रहा है? पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो जा रहा था गिर गया। ऐसे कैसे गिर जाएगा? एक 17 से 18 साल का बच्चा कैसे गिर जाएगा? जो पहले जो झगड़ा हो रहा था, कहता है हमने वो व्यक्ति वहाँ पे पकड़ रखे हैं 5, 6, 7, वो बंद है। अगर आपका भतीजा इनका नाम लेगा तो क्या उसको हम बंद कर देंगे? वो अवैध झगड़े के अंदर है। यह आपका कोई आपका पर्सनल झगड़ा नहीं है, आपका तो अलग सा झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का थोड़ी झगड़ा है। मैं हिंदू मुसलमान का झगड़े की बात नहीं कर, लेकिन उन जिन्होंने डाला है वो मामला नहीं है, वो लड़के वो मुसलमान है, और वे सारा वहाँ पे काम होता है, सारा हर किसी को वहाँ पे मारा जाता है, हर दिन वारदात होती है यहाँ पे, लेकिन प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं करता। मांस का काम होता है, अवैध काम होता है यहाँ पे शरीर बनाई जाती है और जानवरों को काट के बनाया जाता है। तो बिल्कुल एक बहुत तो साहब ये दिल्ली का हाल है। दिल्ली के अंदर अभी भी यही सब चल रहा है, लेकिन बिजली पानी तो फ्री आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली पानी फ्री है तो फिर प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। तो सदर बाज़ार की घटना, आइए एक और घटना दिखाएं। शाकिर शेख, सद्दाम खान, सादिक मुल्ला, तीनों ने मिलकर कुछ गजब कर दिया। क्या किया वो भी देखिए। ये गया, ये देखिए, ये निकाला चाकू, और आ गया इसके साथ 2 लोग और। कितने आराम से खड़ा हुआ था घात लगा के, देखिए। ये आया, ये देखिए। तो ये दिल्ली में ब्रॉड डे लाइट में क्या करोगे आप? सॉरी, महाराष्ट्र में, माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र में ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है, और कोई बताने वाला नहीं कि आरोपी कौन है। गोवंदी की घटना थी ये। अल्लाह ने काफिरों को पैदा किया ही क्यों किया, बहुत नाइंसाफ़ी है, शांति दूत का ऊर्जा काफिर के पीछे खप जाते हैं। ठीक बात है, करना ही नहीं चाहिए था। खैर नहीं, देखना तो आप लोगों को पड़ेगा। और इसके बाद में वो जो भाई साहब कह रहे थे ना, वो कौन सा पैनल था उनका, यूएस वाला, उनको ये दिखाना चाहिए कि आप बताओ क्या करना है। लेकिन वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे महानुभाव हैं। सुनिए जरा, इनकी भाषा सुनिए। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। तो साहब कमाल हो गया। ऐसा गजब का तो हमने कभी हाल नहीं देखा कि पैसे दे के पत्थर फेंकवाएं और अपने आप को मरवा लें।
तीसरे माले से जब पत्थर आता ना तो पता नहीं होता जिंदा बचेंगे कि मर जाएंगे। चौथे माले से, पांचवें माले से पत्थर आ रहा है। नरेश आहूजा जी धन्यवाद, बड़े कमाल हैं, अजीबो गरीब, बिल्कुल इनकी सोच ही अजीब है, कमाल के लोग हैं साहब, कमाल है। अगर आप सोचें कि इन्हें पकड़ के आप कहीं दे दें, पुलिस कोई कार्रवाई करे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ब्रेकिंग, कर्नाटका हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू UAPA accused Salim Khan accused of involvement in terrorist activities and alleged murder of AI Al Hind. Court says merely attending jihadi meetings, purchasing training materials and organizing shelter for co-members not offense under UAPA. कमाल हो गया साहब। यदि आप जिहादी मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ इससे साबित नहीं हो जाता है, हाँ? या फिर आप ट्रेनिंग मटेरियल खरीद रहे हो उससे भी साबित नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो भी साबित नहीं होता। शेल्टर दे रहे हो उनके मेंबर को तो भी साबित नहीं होता। फिर कब साबित होता है UAPA? भाई हमको भी तो बताओ, हम भी समझें। ऐसे गजब की चीज़ तो हमने आज तक नहीं देखी। खैर बेल दे दी फिलहाल, कुल मिला के तो आप बड़ा मुसीबत है। कैसे बचोगे आप? एक ही तरीका है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो यदि आपने अपने बच्चों को, बच्चियों को कुछ इस प्रकार का सिखा दिया तो ठीक, नहीं तो फिर कैसे करोगे? कैसे बनेगी बात? वरना दिव्यांग इज द गुरु ऑफ राहुल बाबा, बोथ आर ऑलवेज मस्ती वाला मूड। हाँ प्रोफेसर साहब, बिल्कुल दोनों का यही मस्ती वाला मूड ही लगता है मुझे तो। खैर ऐसी बात तो आदमी कुछ फूंक कर ही कर सकता है, बड़ा एनीवेज। तो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चों को सही चीज़ दिखाइए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। सनातन धर्म क्या है उन्हें इसके बारे में ज़रूर सिखाएं। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों को पिज़्ज़ा ना देकर अच्छा खाना खिलाएं, बच्चों को भारतीय खाना खिलाएं। हेमा मालिनी तो ये भी कहती हैं भाई बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों पर, बच्चों को भारतीयता सिखाएं, हिंदू धर्म सिखाएं, भारतीय खाना खिलाएं। खैर तो खैर ये बात चल रही थी जहांगीरपुर दंगे, फलान दंगे, जहाँ देखो वहाँ शोभा यात्रा निकल रही, दंगे हो जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में जब शोभा यात्रा निकली तब क्या हुआ, देखने लायक नज़ारा, ज़रा देखिए। उत्तर प्रदेश है ना, तो साहब यूपी में पत्थर नहीं फूल फेंके जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए, बिल्कुल भाईचारा होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? यूपी है इसलिए, है ना। एक और वीडियो आया, कहाँ का है मालूम नहीं, लेकिन कम से कम यूपी का तो नहीं लगता देखने में। देखें जरा। तो ये सब कैसे होने लगा अलग अलग जगहों पर? ये सब कैसे होने? ये इसलिए होने लगा क्योंकि आप जाग गए। जो एक प्रेशर बनाया गया था ना कि नहीं हम निकलने नहीं देंगे, प्रोसेशन नहीं निकलने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, फलान नहीं, पत्थर फेंक देंगे, लेकिन आप रुके नहीं ना, आपके लगातार बढ़ते चले गए प्रोसेशन। तो उसका नतीजा है जो आपने पलट कर प्रेशर क्रिएट किया, ये उसका नतीजा है ना।
और जब आप प्रेशर क्रिएट करोगे तो नतीजे हमेशा सुखद आएंगे। ठीक है, आइए। भाई भाई है क्या? भाई ही हैं भाई। 8 लोगों ने की घर वापसी, 2 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म, नाम भी बदले। हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई ही हैं। दो परिवारों की तो आंखें खुल गई, बाकियों की कब खुलेंगी ये देखना है। ये भी देखना पड़ेगा बाकियों की आंखें कब खुलती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। 2 प्यार करने वाले थे लेकिन भाई कुछ को नागवार गुजरा। ऑनर किलिंग इन मैनपुरी, दलित मैन kills his sister for marrying a Brahmin boy. Her husband-in-law injured in the attack. बताइए, सोचिए, अजब है, कमाल के लोग हैं। ठीक है ना, लेकिन हत्या करना जो है ना, उस पर सजा तो होती है। आरएसएस स्वयंसेवक की हत्या के मामले में मिराज और इम्तियाज को उम्र कैद। 2016 का मामला है। जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, शिशु मंदिर के टीचर थे, बलिराम सिंह, सॉरी ये तो अधिवक्ता है, तो इम्तियाज और मिराज को दोषी पाया गया इसमें और इनको सजा दी गई। कवि कुमार गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे। ठीक है ना, 2016 में गैर नदीम उनका शव मिला था, लेकिन फ़िलहाल अब जो है इसमें सज़ा का ऐलान हो गया और दोनों को जो है सज़ा दे दी गई, उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ठीक, तो चलिए यूपी का हाल भी देख लें, इतना सारा देखा तो। यूपी मदरसा, यूपी में 7,000 से ज़्यादा मदरसों की होगी जांच, योगी सरकार ने बनाई कमेटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच। भाई आखिर ये हत्याएं क्यों होती हैं, कहाँ से सीख कर आते हैं? तो जांच कमेटी बना दी साहब, 7,000 मदरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दिए। शिकायत मिलने पर लिया महत्वपूर्ण निर्णय। तमाम सारी शिकायतें आ रही थी मदरसों को लेकर, बहुत सारी शिकायतें, तो 7,442 मदरसों पर जांच बैठा दी, कमेटी बना दी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी सरकार का नया फरमान, 7,442 मदरसों की जांच के लिए कमेटी गठित। मंडराया खतरा। अरे खतरा क्यों मंडरा रहा भाई? जांच ही तो नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है? कमाल है। सबिन सोलो कहते हैं बीजेपी से कितना पैसा मिलता है? क्या नहीं सर, बीजेपी से पैसा नहीं मिलता, यहाँ मिलता जो मिलता है ना। आजकल तो वो भी लोगों ने देना बंद कर दिया, पता नहीं क्या बात हो गई, पिछले कुछ समय से पेमेंट हो नहीं पा रहा है या क्या प्रॉब्लम है, या पता नहीं, शायद हो सकता है लाइव समझ में ना रहा हो। सदाशिव राव जी धन्यवाद। तो सबिन जी, बीजेपी से तो नहीं मिलता यार पैसा, यहाँ पर जो लोग देते वही होता है ना। ठीक है, तो ये स्थिति है। और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति, जरा उसको भी देख लेते हैं। आइए ज़रा देखें। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मंदिर मस्जिदों सहित धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। अलाउद्दीनपुर की बड़ी मस्जिद और शिव मंदिर से सहमति से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटा दिए गए। कई जगह लाउडस्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। एक लाउडस्पीकर छोड़ा गया है, एक से ज़्यादा नहीं छोड़ा गया है ना। एक ही लाउडस्पीकर छोड़ा गया, बाकी लाउडस्पीकर हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और निर्धारित मानकों के अनुसार 28,186 की आवाज़ कम की गई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी इस बात की जानकारी दे रहे थे। तो भाई ये तो बदलाव है और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कान फाड़ लाउडस्पीकर बजते, नहीं बजना चाहिए। शांति से सब चले तो अच्छी बात है ना। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक और खबर। सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पर सख्ती हो रही, सख्ती सबके साथ हो रही है। IAS IPS के साथ भी हो रही है। अलंकृता सिंह पुलिस अधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ को घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अलंकृता सिंह बिना विदेश जाने की शासकीय स्वीकृति प्राप्त किए विदेश यात्रा पर गई थी। तो एसपी महोदया है, आईपीएस हैं अलंकृता सिंह, शासकीय अनुमति लेनी होती, जरा इसको समझ लीजिए। कोई भी काम आप करते हो, विदेश जाना, इस प्रकार की घटना, तो उसके लिए शासकीय अनुमति लेना अनिवार्य है, लेनी ही होगी। और बिना शासकीय अनुमति लिए चली गई थी, फिलहाल सस्पेंड हुई है। हो सकता है इसमें इनकी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि ये गंभीर ग्रॉस मिसकंडक्ट इसको माना जाता है ना। सूरज जी कहते हैं मैं एक बुक दिखा दो बीजेपी में, जिस पे दिखा रहे हो वो कंप्यूटर। हाँ सही बात है, ठीक बात है। तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अब खरबूजा को देख कर रंग बदलता है। तो दिल्ली में क्या हुआ साहब, बीजेपी चेंजेस नेम ऑफ मोहम्मदपुर विलेज टू माधवपुरम। केजरीवाल was not given approval, so BJP led municipal corporation acted on their own। तो साहब केजरीवाल सरकार ने मान्यता नहीं दी मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम करने में, तो खुद ही जो है बीजेपी के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उन्होंने खुद ने एक्ट किया और खुद ने गांव का नाम पोत दिया। अब माधवपुरम गांव कर दिया गया है, पहले मोहम्मदपुर गांव था। तो मोहम्मदपुर से बहुत प्रेम है केजरीवाल जी को, तो उसका नाम नहीं बदल रहे थे, खैर कर दिया गया। और ज़रा उधर भी चलें जहाँ राजस्थान में मंदिर डिमोलिश हो गया था, उसकी भी जानकारी ले लें। हमारी बोर्ड का कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस चीज को लेके इन्होंने जिस तथ्य जो बताए हैं इन्होंने कि बोर्ड में प्रस्ताव लिए गए थे कि मंदिर तोड़े जाए या मास्टर प्लान के तहत आज सड़कें चौड़ी की जाए, जबकि हमारा प्रस्ताव के अंदर, हमारी बोर्ड के अंदर कहीं भी मास्टर प्लान का जिक्र नहीं है, ना कहीं मंदिर का जिक्र है कि इनको तोड़ दिए जाए। ये सरकार की सोची समझी चाल है, हमारे एमएलए साहब की सोची समझी चाल है। मुझे आज से नहीं पहले से टारगेट किया जा रहा है। तो साहब मंदिर के डेमोलिशन को लेकर जो सस्पेंड हुए चेयरमैन साहब, उनका जवाब आ गया, बोले हमने कहीं कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया जिसमें लिखा हो कि मंदिर तोड़ दिया जाए। हमने कहीं कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया जिसमें लिखा हो क्या ये सब जो है तोड़ा फोड़ी हो। तो अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है ना। लाउड स्पीकर मस्जिद में बंद होना चाहिए उनके हिसाब से, तो एलएस शैतान हराम है। हाँ बिल्कुल, लाउड स्पीकर अभी तो ज़बरदस्ती बजा रहे, बिल्कुल। तो ये तो उनके हिसाब से है ही शैतान। तो खैर झूठ इनका पकड़ा गया, बीजेपी के सर पर डाल रहे थे कि भाई इनकी परिषद है उसने ठहराव प्रस्ताव कर दिया इसलिए हमने तोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पूरे हिंदू संगठन निकल कर आ गए हैं राजस्थान में और विरोध पर उतर आए हैं। तो सारा संत समाज से लेकर तमाम सारे लोग वापस सड़क पर निकल आए और जो है घेर लिया सरकार को। सरकार का कहना है कि भाई टूट गया तो अब क्या करें, अब कुछ कर तो सकते नहीं, ये स्थिति है। राजस्थान है सर, बैर नहीं खैर नहीं, है ना। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिए। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला, GWL। बैंक डिटेल्स तमाम सारी जानकारियाँ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, नहीं जल्दी नहीं, अभी है। अब आते हैं उस बात पर, ट्विटर की बात पर। ट्विटर को लेकर रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा है और इस कदर चल रहा है कि साहब आप भी हैरान हो जाएंगे। रोड आइलैंड टीचर टोल्ड ऑल 5 क्लासेस हाउ मस्क ट्विटर बाय आउट इज वर्स्ट थिंग एवर। अरे बाप रे बाप, टीचर बता रही है। हाँ,
कि जो खरीद लिया ट्विटर, ये अब तक की सबसे खराब घटना है, अब तक की सबसे बेकार घटना है। इतना दर्द क्यों है भाई, क्यों इतना दर्द है? कमाल है। ट्विटर्स टॉप लॉयर रीअश्योर्स स्टाफ क्राइज ड्यूरिंग मीटिंग अबाउट मस्क टेक ओवर। अरे भैया, मस्क ने ले लिया, रो पड़े साहब, रो पड़े। एम्प्लॉयज़ रो रहे हैं ट्विटर के, उनके टॉप लॉयर जो है उन्होंने एश्योर किया स्टाफ को, हाँ, बोले चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं देखूँगा। मैंने आपको वो दिखाया था ग्राफ कि कौन से एम्प्लॉय किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो आप देखकर समझ में अब आ रहा होगा कि इन कंपनीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं, जो गुमराह, जिनका ब्रेन वॉश दिमाग कर दिया जाता है, वो लोग बैठते हैं और फिर वो क्या करते हैं वो आपके सामने है। फ्री स्पीच के नाम पे क्या तमाशा चल रहा है आपके सामने। खैर, तो एक ऑडियो लीक हो गया, उस ऑडियो को ज़रूर सुनिए, बड़ा मज़ेदार है। ब्रेकिंग, लीक्ड ऑडियो ऑफ ट्विटर ऑल हैंड्स रिवील्स एम्प्लॉइज प्रेस लीडरशिप ओवर व्हाट फ्री स्पीच मीन्स, अ प्लान फॉर मैक्स एक्सोडस ड्यू टू एलन मस्क, क्वेश्चनेबल एथिक्स एंड क्वेश्चनिंग इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प विल रिटर्न टू द प्लेटफॉर्म। ये कोई और नहीं कर रहा, ये एम्प्लॉइज कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सब लोग एक साथ ट्विटर छोड़ देंगे, ट्विटर को बंद करा देंगे अपन। वेरी गुड। फ्री स्पीच क्या है हम बताएंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे चलेगा, बहुत बढ़िया। एथिक्स को क्वेश्चन करेंगे। सेंट साईं जी धन्यवाद। तो जरा देखें, ऑडियो लीक हो गया साहब, और किस किस के बीच में हुआ है? लेस्ली बर्लैंड ट्विटर की सीएमओ है, मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है। आइए जरा देखें क्या बात हो रही है। How does the board and Mr. Musk plan on dealing with a mass exodus, considering the acquisition is by a person with questionable ethics? तो साहब बोलती है अगर सब लोग एक साथ छोड़ देंगे तब क्या होगा? How does the board and Mr. Musk plan to deal on with mass exodus? Considering the acquisition is by a person with questionable ethics. The question of attrition, as Parag stated, ब्रेट टेलर है, इंडिपेंडेंट बोर्ड चेयरमैन है, बोर्ड चेयर। one of the themes of today is continuity and ensuring that Parag and this leadership team continues to operate the business successfully on behalf of our users, on behalf of our customers. And that has obviously been a big topic of discussion at the board. And as I mentioned, an area that is important to Elon Musk as well, because of the importance of Twitter as a service. With no board in place, who will keep Elon accountable and how? Elon made it clear in public that a large part of the reason he bought the platform was because of our moderation policies and disagreements in how we deal with health. This puts Twitter service and trust and safety, as well as anybody who cares about health on the platform, in a very difficult position. Twitter service, the role of our policies, पराग अग्रवाल भी आ गए भाई, सीईओ साहब, क्या कह रहे हैं सुनिए। and the capabilities we've built around content moderation are fundamental to keeping Twitter safe and growing. I believe that there is a lot of work we have to do to continue making that better. Sometimes that means more thoughtful moderation. Sometimes that means making things simpler. Sometimes that means changing product incentives to be able to solve problems through products sometimes instead of policies. During the last All Hands, you said that you trust Elon Musk. The correct quote was, "We trust him." So who is we? And talking to Elon, what made you trust him? And based on the conversation I had with him when we were excited to have him join our board, that was because as a major shareholder and an opinionated user, we wanted that voice in our boardroom so that we could learn. Is there an updated understanding on what free speech means? The question behind the question here, which is where might Twitter's product go as a private company in the future once this deal closes? To best gain perspective on this, as I said earlier, we'll find ways to bring Elon for a Q&A with all of you to understand better what his vision for the future of Twitter might look like. तो साहब ऑडियो लीक हो गया और ऑडियो लीक में तमाम सारी बातें निकल कर आ गई, किस प्रकार से प्रेशर करेंगे। एलन मस्क तो अभी आए भी नहीं है, चार्ज लिया भी नहीं, अभी तो टेक ओवर हुआ भी नहीं है, काफ़ी लंबा समय लगेगा, इतना आसान नहीं कि एकदम से हो जाए। और कुछ लोग पॉलिसी सोच रहे बदल गई,
एलन मस्क के आते ही। तो ट्विटर टेस्ट कर रहे हैं, उल्टे सीधे ट्वीट्स लिख रहे हैं, मत लिखिए, सस्पेंड हो जाएंगे आप। अभी बहुत लंबा समय लगेगा कंपनी को टेक ओवर में, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद में पॉलिसीज़ को, नई पॉलिसीज़ आने में और समय लगेगा। तो अभी ये जो बैठे हुए हैं ना पुराने तनख्वाहों पे मोटी मोटी, इनको अभी बहुत दर्द होने वाला है। दीदी सडेड ड्यू टू लोकल लैंग्वेज प्रायोरिटी बंगाल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल प्रोजेक्ट्स। आज पता चला Monks are unable to understand हिंदी बट दे हैव नो प्रॉब्लम विद उर्दू। जी अभी जी बिल्कुल, जल्दी बढ़िया हिसाब होगा उसका उनका। विजय सारथी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजी कहते हैं वांट टू क्विट जॉब, न्यू जॉब्स विल बी फिल्ड मस्ट स्मार्ट। हाँ, लेकिन निकालेंगे नहीं वो, जो अपने आप जाएगा वो जाए। विकास जाकर जी बिल्कुल हो सकता है ना। ब्रेकिंग ऑडियो फ्रॉम इंटरनल ट्विटर मीटिंग लीक्ड। इंटरनल की ट्विटर की इंटरनल मीटिंग थी, उसमें से ऑडियो जो है वो लीक हो गया। अब कहाँ जाएंगे? तो सारी कहानी इनकी जो अंदर इंटरनल चल रही थी वो बाहर आ गई, चोरी चकारी सब पकड़ी गई। और इस सब के बाद, इतने रोने धोने के बाद, पर एस्पेरा एड अस्त्रा लिखते हैं एलन मस्क, थ्रू डिफिकल्टीज टू द स्टार्स। तो आज इन्होंने खूब मज़े लिए, खूब ट्वीट कर रहे हैं आजकल बड़े ट्विटर के मालिक हैं तो फेमस तो होंगे ही, लेकिन ट्विटर पे पूरे मज़े ले रहे हैं। और जो लोग गए थे, जो सस्पेंड हो गए थे, वो अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। कौन कौन? टकर कार्लसन, मार्क लेविन, अदर्स रिटर्न टू ट्विटर आफ्टर मस्क बाइज। जब एलन मस्क ने खरीद लिया तो ये तमाम सारे पुराने लोग जो है वापसी कर रहे हैं। लोगों को धुक धुक हो रही है कि ट्रंप वापस ना आ जाए, ट्रंप के वापस आते ही हंगामा हो जाएगा। तो ट्रंप वापस ना आए, लेकिन खैर ट्रंप तो वापस आए नहीं आए वो तो नहीं मालूम, लेकिन डेमोक्रेट्स के जो है अचानक से फॉलोअर्स कम हो गए, तो लोग बड़े घबरा गए कि अब ये क्या हो रहा है। ट्विटर सफर्स मास डीएक्टिवेशंस आफ्टर एलन मस्क टेक ओवर। कई लोगों ने डीएक्टिवेशन कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। और इसलिए जो है ट्विटर का ऐसा कहना है कि इसलिए जो है फॉलोअर्स कम हो गए आपके। तो ये तो अच्छी बात है अगर इतने डीएक्टिवेशन हो रहे हैं तो। किन किन लोगों के कम हुए ज़रा फॉलोअर, वो उस पर भी एक नज़र डाल लें। इसमें कैटी पेरी हैं, बराक ओबामा हैं, तमाम सारे और अन्य हाई प्रोफाइल लोग हैं। चलिए, ट्विटर सेज मास डीएक्टिवेशंस आफ्टर मस्क डील आर लार्जली ऑर्गेनिक। कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को बैन नहीं किया, सब अपने आप हो रहा है, ऑर्गेनिक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ट्विटर का झगड़ा ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो तमाम सारी जो फेक आईडीज़ भी है वो भी गई है ना। खैर इस सब के बीच एलन मस्क न्यूज़ लेटेस्ट फाइनल डेट एग्रीड फॉर ट्विटर टेक ओवर एज टेस्ला स्टॉक ड्रॉप्स एंड ही ट्वीट्स क्रिटिक्स। तो खैर फाइनल डेट जो है वो आ गई है ऐसा कहना है, लेकिन डेट का कोई डिस्क्लोज अभी नहीं हुआ। इस न्यूज़ के अंदर भी कहीं कोई डेट नहीं दी गई है। तो खैर अभी तो समय लगेगा, टेक ओवर में काफ़ी समय लगेगा। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। तो इट विल टेक थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद देखते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी अजीब घटना देखने को मिली, और वो घटना क्या है आप भी देखिए। ट्रुथ सोशल इज करंटली बीटिंग ट्विटर एंड टिकटॉक ऑन द एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर पे बताते हैं कि ट्रुथ सोशल किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का। ट्विटर दूसरे नंबर पर आ रहा है। बड़े कमाल की बात है, इन्होंने ट्विटर खरीदा है, इतना महंगा ट्विटर खरीदा अभी, और ट्विटर के ही अगेंस्ट में ट्वीट कर दिया। बात समझ में नहीं आई, क्या मतलब ट्विटर ख़त्म करने के लिए ख़रीदा है? फिर किस लिए ख़रीदा? कौन अपनी कंपनी को इस तरह से करेगा? हमको तो नहीं लगता कि कोई करेगा। फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। पहला वाला ट्वीट इनका सुबह का था, है ना। शाम होते होते तकरीबन 12 घंटे बाद इनको होश आया गलत हो गया कुछ। फिर कहते हैं ट्रुथ सोशल टेरेबल नेम एग्जिस्ट बिकॉज ट्विटर सेंसर्ड फ्री स्पीच। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर ने फ्री स्पीच को जो सेंसर किया उसके बाद से ही जो है ये उठा।
फिर आगे लिखते हैं शुड बी कॉल्ड ट्रम्पेट इंस्टेड, ट्रम्पेट इंस्टेड। कहते हैं कि भाई ट्रम्पेट नाम ज़्यादा अच्छा सूटेबल है इस नाम से। तो सही बात है, ट्रुथ सोशल अजीब सा नाम है। पूर्व कश्यप जी कहते हैं सर मैंने ट्वीट कर एलन मस्क को टैग करके बोला है अगर एम्प्लॉय को जाए हमारे रोल दे सकते हैं। अच्छा किया, बढ़िया। तो खैर खुद से ही बता रहे हैं कि भाई जो है दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादा चल रहा है। कमाल की बात है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ट्रम्प्स ऐप ट्रुथ सोशल बीटिंग ट्विटर ऑन एप्पल ऐप स्टोर, ट्वीट्स एलन मस्क। तो न्यूज़ भी बन गई तुरंत ही भाई जो कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या मारा मारी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैक को जो हटा दिया था तो उसके बाद में सारा लोग मिलकर कुछ ना कुछ घोटाला घपला कर रहे हैं। कमाल है। फॉरगॉट ही बॉट ट्विटर, हाँ सही बात है। खैर एक और वीडियो ज़रा सुनिए, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। Yes, I'm standing here on the I-15 at the Arizona and Utah border. Just want to check in for a little bit. Last night I was on Twitter. I saw a live by Jack Posobiec. He mentioned one thing that absolutely is true, and that is that Periscope was a great way to interact with people live on the Twitter platform. And hey, Jack, you got to get this message to Elon because you're absolutely right. We need to bring Periscope back. Another thing I saw is related to that sign there behind me. Jack said he's never been to Utah. So how often do you get the chance to document having been somewhere that Jack has not? So I thought I would do that right now as I just walk across the border, totally unsecured like our southern border. Hey, there's a Hodad sticker from San Diego. So just as open as our southern border, I could walk into Utah. And there's actually one other thing that Jack mentioned, and I'm kind of curious about this. He said he's got plans to go to Alaska soon. And Jack, I don't know if you're at liberty to say, but does that mean there's going to be a rally happening in Alaska? I've got plans to go to Alaska soon. And Jack, I don't know if you're at liberty to say, but does that mean there's going to be a rally happening in Alaska? I'm curious. तो साहब अलास्का में कोई रैली वैली प्लान हो रही, कुछ हो रहा है। उधर ये भी बताया जा रहा है कि जो पुराने जो जैक डोर्सी थे और वो जो है एलन मस्क, उनमें भी कुछ दोस्ती की सुगबुगाहट सुनने को आ रही है। तो कहता ना ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो है इन्होंने ले लिया वापस, उसी को दोबारा से बना दें, जैक डोर्सी को दोबारा से बना दें हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं होने की संभावना तो कम है, लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ कहीं से कहीं तक कुछ भी होती है। खैर बहरहाल कुछ तो अभी अंदर और चल रहा है जो अभी बाहर नहीं आया। अमेरिका से एक और न्यूज़, जो लोग कहते हैं ना अमेरिका में सब कुछ बड़ा इजी है, बहुत कुछ है। अनप्रेसिडेंटेड वाटर रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर्ड एट MWD डिक्लेयर्स वाटर शॉर्टेज इमरजेंसी। तो साहब वाटर शॉर्टेज इमरजेंसी जो है ये कहा गया, साउथ कैलिफोर्निया में डिक्लेयर कर दिया गया। पानी की समस्या आ रही है। तो देखिए इससे हमको सबक लेना चाहिए, कितना भी बड़ा देश हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली पानी तो आप कहाँ से कहीं से ला नहीं पाओगे ना। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए और रिसोर्सेज को और बढ़ा लेना चाहिए, बना लेने चाहिए नए रिसोर्सेज, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। और देखें साहब, जो भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे दलीप सिंह, वो फिलहाल फोर्स छुट्टी पर जा रहे हैं। बाइडेंस रशिया सैंक्शन कोऑर्डिनेटर टू टेक लीव ऑफ एब्सेंस। तो कहते हैं थोड़ी सी फैमिली के लिए छुट्टी जाना, ये जाना वो जाना। बहरहाल भारत पर गलत प्रेशर बनाया, शायद कहीं उसका असर तो नहीं भैया, देख लेना। जो प्रेशर बना रहे थे भारत को सैंक्शन कर दो, फलान कर दो, ठिकान कर दो, दुनिया भर की बातें कर रहे थे, है ना। तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इनको ज़रूर छुट्टी पे जाना पड़ा। कमाल है। कहते हैं फैमिली के लिए जा रहा हूँ।
बारात रात में तो नहीं जा रहे, क्योंकि अनोखी बारात देखने को मिली। धूप ना लगे साहब, गर्मी ना लगे, इसलिए तिरपाल के साथ चल रही है बारात। क्या क्या नहीं करता आदमी भाई शादी के लिए, कमाल है भाई, गजब बारात है, अनोखी बारात है। चलिए साहब, तो बारात तो ठीक है, पर बच्चों को आप कुछ सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? आपके बच्चों को ये सब आता है कि नहीं? क्या मस्ती में बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको सिखाया गया, बचपन से ही सिखाया गया, और जितने बचपन से आप सिखा देंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो ये है, आइए, बचपन तो छोड़िए, विदेशों में लोग विदेशों में सीख रहे हैं। भारत में हनुमान चालीसा पे हंगामा हो रहा है, रशिया में देखें। जिस हनुमान चालीसा पे इतना हंगामा भारत के अंदर हो रहा है, उसे पूरी दुनिया गा रही है, अंग्रेज़ गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। वहाँ म्यूज़िक भी है, माइक भी लगा है, स्पीकर्स भी लगे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर भारत के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। खैर चलिए साहब, अब आपको लेकर चलते तंजौर, और ज़रा तंजौर का एक मंदिर आपको दिखाएं।
क्या गजब का भव्य मंदिर है भाई। ऐसे मंदिर आज बनना तो असंभव है, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा जंगलों में भी ले चले आपको, खुले जंगल, अलास्का। आराम से दौड़ते हुए आ रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हैं, अरे गजब, सबसे हलवाई कर लो। बड़ी शांति से निकल गया भाई इतने सारे लोगों को देखकर। कैन यू बिल्ड अ टेम्पल लाइक दिस अगेन? इम्पॉसिबल, अब संभव नहीं है सर। नए भी जो बन रहे हैं वो उस क्वालिटी के नहीं बन रहे, दिमाग से निकाल दीजिए आप। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हो और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स और तमाम सारी जानकारियाँ जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। हाँ, फिश लवर होते हैं बिल्कुल ये। तो मित्रों ये था आज का लाइव और 15 लाख से ज़्यादा वसूल हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरह से काम चल रहा है उस हिसाब से तो यही कहेंगे। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।